ठीक है, तो इसके बाद से अगले स्टेप में आता है यस, तो साइको रेगुलेटरी प्रोसीजर्स में क्या क्या हम देखेंगे आज। ये है ब्रीदिंग, ब्रीदिंग, ठीक है, ब्रीदिंग टेक्निक्स, ब्रीदिंग टेक्निक सांस लेने की जो सांस लेने का जो तरीका है वो भी एक साइको रेगुलेटरी प्रोसीजर के रूप में इस्तेमाल होता है। जेपीएमआर एक रिलैक्सेशन, जो फिजिकल रिलैक्सेशन टेक्निक की बात कर रहे थे, वह जैकब्सन प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन जेपीएमआर कहलाता है। फिर हम बायो फीडबैक देखेंगे जिसकी हमने बात करी थी, हम ऑटोजेनिक ट्रेनिंग देखेंगे और हम इमेजरी देखेंगे। तो ये सारी जो टेक्निक्स हैं, 4-5 टेक्निक्स जो हैं, वह साइको रेगुलेटरी प्रोसीजर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ब्रीदिंग। ब्रीदिंग ब्रीदिंग क्या है कि ब्रीदिंग हम जनरली क्या करते हैं कि अपनी ब्रीदिंग के ऊपर हम फोकस ज्यादा नहीं करते, बल्कि जबकि ब्रीदिंग एक ऐसी चीज है जो कि अगर रेगुलेट हो, जो कि अगर रेगुलेटेड हो, तो उसका बॉडी के ऊपर जो है बहुत अच्छा असर पड़ता है। क्या होता है ना कि हम ब्रीदिंग के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, और जनरली एंजाइटी या स्ट्रेस की सिचुएशन में क्या होता है, नॉर्मली हम कैसे ब्रीथ करते हैं, नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं तो हमारा पेट बाहर की तरफ आता है, जब हम सांस अंदर की तरफ लेते हैं तो हमारा पेट बाहर आता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारा पेट अंदर की तरफ जाता है। ठीक है, ब्रीदिंग का नॉर्मल तरीका क्या होता है, जब आप सांस लेते हो तो आपका पेट बाहर की तरफ आता है और जब आप सांस छोड़ते हो तो पेट अंदर की तरफ आता है, ये नॉर्मल ब्रीदिंग। ठीक है, जब हम स्ट्रेस या एंजाइटी में होते हैं, उसका एक कॉमन सिम्टम है कि हम रिवर्स ब्रीदिंग करने लगते हैं। रिवर्स ब्रीदिंग, रिवर्स ब्रीदिंग का क्या मतलब हुआ कि आपने सांस अंदर ली लेकिन पेट जो है अंदर की तरफ जा रहा है, और जब आप सांस छोड़ रहे हो तो पेट बाहर की तरफ आ रहा है, ये कहलाती है रिवर्स ब्रीदिंग। सांस अंदर ली, पेट क्या हो रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, और सांस छोड़ रहे हो तो पेट बाहर की तरफ जा रहा है, ये रिवर्स ब्रीदिंग। ठीक है, तो बस एक नॉर्मल अगर हम इस चीज का ख्याल रखें कि हमारी ब्रीदिंग कैसी चल रही है, ठीक है, ब्रीदिंग कैसी चल रही है, हम नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं कि नहीं, हम सांस ले रहे हैं तो पेट बाहर की तरफ जा रहा है, और सांस छोड़ रहे हैं तो पेट अंदर की तरफ आ रहा है, ये जो है एक साइको रेगुलेटरी प्रोसीजर हो सकता है, जहां पर कि आप अपने आप को जो है अपने आप को एक नॉर्मल रूटीन में रख सकते हो। उसके अलावा हम ब्रीदिंग कैसे कर रहे हैं, ब्रीदिंग नॉर्मली जब आप देखोगे कि हम नॉर्मली जब तक हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं तो नॉर्मली हम क्या कर रहे होते हैं, हम चेस्ट से ब्रीदिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, नॉर्मली हम चेस्ट से ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, तो हमको क्या जरूरत है कि हम चेस्ट की बजाय पेट से ब्रीदिंग करने की प्रैक्टिस करें। ठीक है, चेस्ट की बजाय पेट से ब्रीदिंग करने की प्रैक्टिस करें। जब आप चेस्ट से ब्रीदिंग करते हो तो क्या होता है कि आपकी ब्रीदिंग की स्पीड जो है वह ज्यादा होती है, ब्रीदिंग की स्पीड ज्यादा होती है, और जो ब्रेथ की लेंथ होती है वह छोटी होती है। स्पीड ज्यादा होती है और ब्रीदिंग की लेंथ छोटी होती है। ब्रेथ की लेंथ, एक एक सांस की लेंथ जो है, आपको छोटी सांसें आती हैं और आपको जल्दी जल्दी सांसें आती है। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करोगे पेट से सांस लेने की, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कहते हैं, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। ठीक है, तो जब आप पेट से सांस लेने की कोशिश करोगे तो वहां पर जब आप इसके ऊपर फोकस करोगे तो क्या होगा कि आपकी जो ब्रीदिंग है, आप ध्यान दोगे कि अगर आप 2 मिनट ब्रीदिंग के पेट से ब्रीदिंग करने की कोशिश की आपने, तो क्या होगा कि आपकी ब्रेथ्स की लेंथ जो है वो बढ़ जाएगी, आपकी लंबी सांसें लोगे और धीमी सांसें लोगे। ठीक है, आपकी सांस लेने की स्पीड कम हो जाएगी और सांसों की जो लंबाई है वह बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये एक और ब्रीदिंग का तरीका है कि हम सीने के बजाय जो है पेट से सांस लेने की कोशिश करें, इसको डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग आप कह सकते हो। ठीक है, जब हम सीने से सांस ले रहे होते हैं तो क्या होता है कि हमारी जो सांसों की लेंथ है वह छोटी होती है, हम छोटी सांसें लेते हैं और तेज सांसें लेते हैं। लेकिन अगर हम पेट से सांस लेने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है कि हमारे सांसों की लंबाई बढ़ जाती है, हम लंबी सांसें लेते हैं और धीमी सांसें लेते हैं। ठीक है, तो ये एक ब्रीदिंग का तरीका हो गया। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा और क्या हो सकता है कि हमारी ब्रेथ उतनी ज्यादा अच्छी होती है जितना ज्यादा हमारा सांस लेते समय, जो आप सांस अंदर की तरफ लेते हो कोई बात नहीं, आप लोग फॉलो करने की कोशिश करो, ये सारा कुछ आपको प्रैक्टिकल्स के अंदर जो है वो मतलब आप देखोगे, वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन इन चीजों का देखोगे। तो अभी जो है मैं इसका एक वो देने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, जब आप सांस अंदर की तरफ लेते हो तो पेट बाहर जाता है, जब आप सांस बाहर छोड़ते हो तो पेट अंदर की तरफ जाता है। ब्रेथ की क्वालिटी उतनी अच्छी मानी जाती है जितना ज्यादा पेट बाहर आता है और जितना ज्यादा पेट अंदर जाता है। ठीक है, पेट अपनी नॉर्मल पोजीशन से जितना ज्यादा बाहर आता है सांस अंदर लेते हुए, और सांस छोड़ते हुए पेट आपका जितना अपनी नॉर्मल पोजीशन से अंदर आता है,
ब्रेथ की क्वालिटी उतनी अच्छी मानी जाती है। इसको हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड ऑफ ब्रीथिंग, एम्पलीट्यूड ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ द ब्रेथ। ब्रेथ का एम्पलीट्यूड नॉर्मल जो आपकी नॉर्मल जो स्टमक की पोजीशन है उससे जितना ज्यादा बाहर आएगा और जितना ज्यादा अंदर जाएगा वह उतना ज्यादा बेहतर है, ठीक है। ये तीसरी बात हो गई ब्रीदिंग के अंदर, कि ब्रीदिंग टेक्निक के अंदर ये 3-4 बातें हो गई, ठीक है। और इसका फायदा क्या है कि हम जो है बेसिकली ब्रेथ कंट्रोल एक ऐसी चीज है, जैसे हम हमेशा इस चीज से परेशान होते हैं, हम हमेशा इस चीज के बारे में सोचते रहते हैं कि जब हमारा एथलीट परफॉर्मेंस के लिए खड़ा है, जब हमारा एथलीट परफॉर्मेंस के लिए जा रहा है या परफॉर्मेंस के लिए कंपटीशन के अंदर खड़ा है, तो वहां पर एथलीट को क्या चीज करानी है जिससे कि एथलीट जो है वो पूरी तरह से सेट रहे, एथलीट अपने आप को हैंडल कर पाए, ठीक है। नॉर्मली होता क्या है कि यही वह समय होता है कंपटीशन के लिए जाने का, कंपटीशन के लिए जाते समय यही वह समय होता है जब एथलीट अपनी पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज कर रहा होता है, ठीक है, कि पहले कैसा था, उस मैच में ये हो गया था, उस मैच में वो हो गया था, उस मैच में ऐसा चल रहा था। तो ये सारी चीजें एथलीट के दिमाग में चल रही होती है। अगर आप उस समय उसको जो है पहले से आपने सिखाया हुआ है और आप उसको ये कह देते हो कि आपका टास्क अभी ये है कि आप कितनी परफेक्टली ब्रीदिंग कर रहे हो इसके ऊपर फोकस करो, है ना, कितनी परफेक्ट ब्रीदिंग कर रहे हो, आपने पहले से उसको ब्रीदिंग सिखाई हुई है और आप एथलीट को कहते हो कि आप कितनी परफेक्ट ब्रीदिंग कर रहे हो इसके ऊपर फोकस करो। होगा क्या, परफेक्ट ब्रीदिंग तो एक तो ब्रीदिंग से एथलीट ऐसे ही अपने आप से कंडीशन हो जाएगा। दूसरी बात क्या होगी कि एथलीट का सारा दिमाग ब्रीदिंग में चला जाएगा, एथलीट का सारा दिमाग जो है वो ब्रीदिंग टेक्निक के ऊपर चला जाएगा और एथलीट जो है वो फिर अपनी पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज करना, नेगेटिव इमोशंस को फील करना, इन चीजों को नहीं कर पाएगा और अपनी ब्रीदिंग के ऊपर एक पॉजिटिव एक्टिविटी के ऊपर फोकस करेगा, ठीक है। तो ये क्या है कि वी आर ट्राइंग टू परफेक्ट द प्रोसेस, वी आर ट्राइंग टू परफेक्ट द प्रोसेस, ठीक है। यहां पर एथलीट को आप जितना ज्यादा कंपटीशन के समय जाते समय जो है जितना ज्यादा ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटी जिससे कि उसका जिससे कि उसका ध्यान जो है उसका फोकस जो है वह उस एक्टिविटी को कंप्लीट करने में जाए, वैसी एक्टिविटी सिखाओगे, उससे क्या होगा कि एथलीट अपनी पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज नहीं करेगा, निगेटिव बातें नहीं आएंगी उसके अंदर और वह जो है वह अपनी परफॉर्मेंस एक ऑटोमेटिक मोड में परफॉर्मेंस दे पाएगा और परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा बेहतर होगी, ठीक है। तो ये ब्रीदिंग का रोल है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है यहाँ पर ये बताया गया है कि जब हमारी बॉडी स्ट्रेस में होती है, जब हमारी बॉडी स्ट्रेस के अंदर होती है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा एक्टिव हो जाता है। जब बॉडी स्ट्रेस के अंदर होती है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, ठीक है। लेकिन जब हम बॉडी जब स्ट्रेस के अंदर आती है तो नर्वस सिस्टम होते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम के टाइप्स होते हैं सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। स्ट्रेस के अंदर आते हैं तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। जब हम ब्रेथ करते हैं, जब हम ऐसे डीप ब्रीदिंग करने की कोशिश करते हैं तो डीप ब्रीदिंग से क्या होता है कि डीप ब्रीदिंग से हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, क्योंकि हमारी बॉडी को सिग्नल मिलता है कि हम रिलैक्स होने की कोशिश कर रहे हैं, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है जिससे कि स्ट्रेस को घटाने में मदद मिलती है, ठीक है। तो ब्रीदिंग एक्चुअली अपने आप में एक काफी अच्छी हैंडी टेक्निक है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हो कि कितने अच्छे से ये हो रही है ना। और हर टेक्निक की जो यूटिलिटी है वह इस पर डिपेंड करती है कि उसको कितने अच्छे से प्रैक्टिस किया गया है, ठीक है ना। कोई भी टेक्निक, छोटी से छोटी टेक्निक की भी यूटिलिटी इस चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि आप उसको कितना मास्टर किया गया, उसको कितने अच्छे से किया गया, ठीक है। तो ये एक हैंडी टेक्निक है ब्रीदिंग जिसको कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी आ जाती है हमारे पास क्या टेक्निक, बंद कर दिया कोई नहीं, जेपीएमआर, जैकबसन प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक, जैकबसन प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक, ठीक है। और यह जो है जेपीएमआर यह फिजिकल रिलैक्सेशन टेक्निक का एक एग्जांपल है। जेपीएमआर टेक्निक जो है वो फिजिकल रिलैक्सेशन टेक्निक का एग्जांपल है जहां पर हम फिजिकल एक्टिविटी के माध्यम से जो है रिलैक्सेशन प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि हम फिजिकल एक्टिविटी के माध्यम से एक एथलीट जो होता है उसको सिखाया जाता है ये करना, है ना। साइकोलॉजिस्ट जो है एथलीट जो है उसको एक जगह लेटने के लिए, इनिशियली क्या होता है
जितने भी ये टेक्निक्स हैं इनिशियली एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में शुरू की जाती है। एथलीट एक जगह लेट जाता है, एथलीट को लिटा करके, और उसके बाद से जो है उसको थोड़ा ब्रीदिंग करा करके उसको पहले थोड़ा रिलैक्स करते हैं, ब्रीदिंग कराकर उसको नॉर्मलाइज करते हैं, है ना, थोड़ा ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करके। कि एक आप नॉर्मल सजेशन दे सकते हो कि आपको क्या करना है, कि आपको सीने के बजाय पेट से सांस लेने की कोशिश करनी है। आप एथलीट को केवल इतना बोल दोगे कि सीने के बजाय पेट से सांस लेने की कोशिश करनी है, क्या होगा, एथलीट की ब्रीदिंग जो है वो अपने आप एक रूटीन में आ जाएगी, एक नॉर्मलाइज हो जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है कि एथलीट को इंस्ट्रक्शन देना है जेपीएमआर, जैकब्सन प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन करने के लिए। इसमें क्या होगा कि ये एक्सरसाइज शुरू होती है हैंड से, है ना, हैंड से शुरू होती है, दोनों हाथों से, राइट एंड लेफ्ट बोथ हैंड से एक साथ शुरू होती है। ठीक है, करना क्या है कि 1 बाय 1 एथलीट को जो है इंस्ट्रक्शन देना है कि आपको डिफरेंट आपको मसल ग्रुप्स को जो है वह टेंस करना है और रिलैक्स करना है। ठीक है, तो आप एथलीट को एग्जांपल दो, एथलीट को आप इंस्ट्रक्शन दोगे कि आप अपने दोनों हाथ के फिंगर्स को जो है वह टाइट करो, दोनों हाथ के फिंगर्स को टाइट करके रखो, उसमें टेंशन डाल कर रखो, दोनों हाथ की फिंगर्स को टेंशन डाल कर रखो। ठीक है, एथलीट को क्या करना है कि अपने किसी बॉडी पार्ट को छूना नहीं है, वह उस स्पेसिफिक बॉडी पार्ट पर प्रेशर खुद से डालने की कोशिश करेगा। ठीक है, स्पेसिफिक बॉडी पार्ट पर खुद से प्रेशर डालने की कोशिश करेगा। शुरुआत में जब आप पहली बार ट्राई करोगे तो ये उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हर एक बॉडी पार्ट पर एथलीट सेपरेटली फोकस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप उसको प्रैक्टिस करते हैं तो आप उसको आराम से धीरे धीरे या होने लगेगा। ठीक है, तो क्या करना है कि फिंगर्स में टेंशन डालनी है। फिंगर्स में टेंशन डाल करके एक नॉर्मल वो होता है कि 30 के काउंट तक आपको फिंगर्स में टेंशन डाल के रखनी है, दोनों हाथ की फिंगर्स में टेंस करके, दोनों हाथ की फिंगर्स को प्रेशर डाल के आपको 30 के काउंट तक रखना है। 30 के काउंट तक ऐसे रखेगा, और फिर जब 30 का काउंट पूरा हो जाए तो उसके बाद से वह उसको रिलैक्स कर सकता है, आराम से रख सकता है। ठीक है, रिलैक्स कर सकता है, वह भी 30 के काउंट तक। ठीक है, तो 30 के काउंट तक टेंस, फिर 30 के काउंट तक रिलैक्स, और यह काम 3-3 बार करना है, 3-3 बार। ठीक है, हर एक बॉडी पार्ट में 3-3 बार। तो अब आप यहां देख रहे हैं कि कैसे ये इसका जो सीक्वेंस है, एक यह शुरू होगा हमारे हैंड्स से हो करके हैंड्स, आर्म्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ठीक है, शोल्डर, नेक, माउथ, टंग, ठीक है, आईज, चेस्ट, बैक, मिड सेक्शन, स्टमक, थाइस, काफ्स एंड फीट, और उसके बाद टोज। तो इन सारे मतलब हाथों से शुरू होकर के, हमारे हाथों से शुरू होकर के जाएगा हमारे गर्दन, हाथों से शुरू होकर के शोल्डर्स, गर्दन, हेड के बाद से आईज, माउथ, फिर हमारा चेस्ट, स्टमक, थाइस, काफ्स, और उसके बाद से टोज। तो इन सारे आपको यहाँ पे जो दिखाए, जो बॉडी पार्ट्स बताए गए, इन सारे पार्ट्स में टेंशन डालने की जो है, टेंशन डालने की और रिलैक्स करने की प्रैक्टिस करनी है 3 टाइम्स ईच। हर बार हर एक बॉडी पार्ट में जो है 3 टाइम्स आप टेंस करेंगे, 3 टाइम्स आप रिलैक्स करेंगे, उसके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे, छुएंगे नहीं, अपने मतलब दूसरे हाथ से छूना नहीं है, वहां की जो मसल ग्रुप है उसको टाइट करना है, वहां की मसल ग्रुप जो है उसको आपको टाइट करके रखने की कोशिश करनी है। ठीक है, चेस्ट में जैसे है तो आपने क्या किया, सांस रोक करके और चेस्ट को बाहर की तरफ निकाल के और रोक के रखा। ठीक है, स्टमक का है, स्टमक को अंदर की तरफ खींच करके और रोक के रखा। ठीक है, दूसरी बात कि किसी भी बॉडी पार्ट में आप जब टेंशन डालेंगे तो उसको उतना ही करना है जितना एथलीट कंफर्टेबली करता है ना, जरूरत से ज्यादा जोर नहीं लगाना है, जरूरत से ज्यादा जोर नहीं लगाना है, क्योंकि आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि अगर एथलीट इंजरी प्रोन है तो इंजरी प्रोननेस को ध्यान में रख करके आपको उससे एक्सरसाइज करने को बोलना है, इंजरी प्रोननेस। क्योंकि क्या होगा कि मान लो आपने कहा एथलीट को कि मसल टाइट करो और उसने इतनी ज्यादा टाइट कर ली कि वो पुल हो गई, है ना, तो वो चीज भी नहीं होनी चाहिए। तो जितना एथलीट कंफर्टेबली कर पाए उतना ही आपको हमेशा ये इंस्ट्रक्शन देते रहना है, प्रोसेस में हमेशा इंस्ट्रक्शन देते रहना है कि जितना आप कंफर्टेबली कर पाओ उतना ही करो, जरूरत से ज्यादा जोर मत लगाओ। दूसरी बात, 30 के काउंट पे मैंने जो कहा 30 के काउंट पर आपको टेंस करना है, 30 के काउंट पर रिलैक्स करना है, यह भी आप कम कर सकते हो, एथलीट कंफर्टेबली जितना कर पाए 10, 15, 20, 25 जितना कंफर्टेबली कर पाए उतना करना। ठीक है, तो यह जो है यह जैकब्सन प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक
कहलाती है, जिसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को जो है वह टेंस वन बाय वन टेंस और रिलैक्स करते हैं, और एट द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज क्या होता है कि एथलीट फील्स फिजिकली रिलैक्स्ड। उसका जो फिजिकल रिलैक्सेशन जो है वह इससे होता है, उसकी सोमैटिक एंजाइटी का जो वो होता है उससे कंट्रोल पॉसिबल होता है। ठीक है, जैसे इसमें दिखाया गया है कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को, तो है ना। और जब आप पूरी एक्सरसाइज करेंगे तो ये पूरी एक्सरसाइज करने में अराउंड 30 मिनट्स आपको लगेंगे, है ना, अराउंड 30 मिनट्स लगेंगे। और मैं बार बार यही इन्हीं सभी एक्सरसाइज के लिए कह रहा था कि जब आप शुरुआत करेंगे, आपका कोच या साइकोलॉजिस्ट इंस्ट्रक्शन देंगे तो शुरुआत में 30 मिनट्स लगेंगे। बाद में क्या, इन सारी एक्सरसाइजेस का क्या है ना कि एक बार जो है, एक बार दो बार साइकोलॉजिस्ट या कोच सिखाएंगे, अगला 2-3 बार के बाद क्या होना है कि एथलीट इसको खुद सीख जाएगा और खुद से प्रैक्टिस करना शुरू करेगा, है ना। खुद से सीख करके एथलीट खुद से प्रैक्टिस करना शुरू करेगा। तो इस चीज को प्रमोट करना है, एथलीट को इस चीज के लिए प्रमोट करना है कि वह इस एक्सरसाइज को खुद करे, तभी इसका असली असर होगा। हमने सिखाया, 30 मिनट्स लगे, एथलीट खुद प्रैक्टिस करने लगा, उसको 20 मिनट्स 15 मिनट्स हो गए। एथलीट धीरे धीरे करने के प्रोसेस में एथलीट यह समझता है, करता है तो कि कौन से बॉडी पार्ट्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे गेम के लिए, तो वह उन बॉडी पार्ट्स में करना शुरू करता है। तो उसको हो सकता है कि 7-8 मिनट लगे। धीरे धीरे क्या करता है कि पहले हमने लेट के शुरू किया था, फिर उसको बैठ करके करने की प्रैक्टिस करनी है, बैठ करके करने की प्रैक्टिस करता है, तो टाइमिंग धीरे धीरे कम होती जाती है, और फिर हम जो है वह टेक्निक जो है 2-3 मिनट पर आ जाती है, और फिर हम उसको कंपटीशन के अंदर हैंडी यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द पर्पस। अगला आ जाता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टूल, बायोफीडबैक, जिसकी हम बात करें। तो बायोफीडबैक का क्या मतलब हुआ? बायोफीडबैक का मतलब हुआ, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है बायोफीडबैक। क्या है, मैंने आपको क्या कहा था, सोमैटिक एंजाइटी जब होती है, सोमैटिक एंजाइटी के अंदर क्या होता है कि हमारी बॉडी के पैरामीटर्स जो हैं वह एंजाइटी पे रिएक्ट करते हैं। हमारी हार्ट रेट बढ़ती है, हमारे पसीना आता है, हमारा मसल टेंशन आती है, हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है। तो ये सब क्या है, ये बॉडी के बायोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं, ये बॉडी के बायोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं जो कि एंजाइटी या स्ट्रेस के अंदर दिखाई देते हैं। ठीक है, बायोफीडबैक क्या करती है, बायो यानी कि यह बायोलॉजिकल पैरामीटर्स के बारे में फीडबैक देती है। बायोफीडबैक बायोलॉजिकल पैरामीटर्स के बारे में, बॉडी के बायोलॉजिकल पैरामीटर्स के बारे में फीडबैक देती है, इसलिए इसका नाम है बायोफीडबैक। तो बायोफीडबैक करेगा क्या बेसिकली कि यह आपकी हार्ट रेट, आपकी मसल टेंशन, आपकी बॉडी टेम्परेचर, आपकी ब्लड वॉल्यूम, पल्स, इन सारी चीजों के बारे में जो है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो क्या हो रहा है, एक लैपटॉप रखा हुआ है, लैपटॉप के साथ एक ब्लू कलर की मशीन लगी हुई है, और उस मशीन के साथ क्या है, सेंसर्स लगे हुए हैं। जो एथलीट दिखाई दे रहा है उसके फिंगर में सेंसर लगा हुआ है। तो ये ऐसे ही काम करता है। इसमें क्या करते हैं कि हमको जिस चीज का मेजरमेंट करना होता है, जैसे कि अगर एथलीट की हार्ट रेट का मेजरमेंट करना है तो हम उसके सीने पर सेंसर लगाते हैं या पेट पे सेंसर लगाते हैं। अगर उसका टेम्परेचर लेना है तो हम बॉडी पार्ट्स लेते हैं। मसल टेंशन लेना है तो मसल टेंशन गेम के लिए जो आपके इंपॉर्टेंट मसल हैं या जहां पे प्रॉब्लम होती है उस मसल ग्रुप पे लगाया जाता है। तो ये सेंसर्स लगाए जाते हैं, सेंसर्स इस मशीन के अंदर लगाए जाते हैं, और ये मशीन जो है वो लैपटॉप से कनेक्ट हो जाती है। तो लैपटॉप के ऊपर सामने देख रहे हो ग्राफ सा दिखाई दे रहा है, तो वह जो है उस बायोलॉजिकल पैरामीटर के बारे में ग्राफ बनाने लगती है। ठीक है, अब ये ग्राफ क्या होता है कि जब ग्राफ बनता है, आइडिया इसमें ये होता है, बायोफीडबैक में आइडिया ये होता है कि ये ग्राफ जो है वह एक रिदम के अंदर होना चाहिए। ग्राफ जो है वह एक रिदम, आपका हार्ट रेट हुआ, आपकी मसल टेंशन हुई, या आपका बॉडी टेम्परेचर हुआ, आपका जीएसआर पसीना, आगे बताऊंगा मैं। ठीक है, तो ये सारा जो है एक रिदम के अंदर होना चाहिए। इस मशीन में सिग्नल आता है, जैसे कि वहां पर एक हो सकता है कि एक स्माइली हो, या हो सकता है कि एक बटन हो, या म्यूजिक हो। ठीक है, तो क्या होता है कि जब रिदम के अंदर नहीं होता है ना, तो एक नॉइज की, शोर की आवाज आ रही होती है, वो स्माइली जो है वो सैड फेस बनाता है। और जब वो रिदम के अंदर आ जाता है तो क्या होता है कि वो नॉइज जो है वो म्यूजिक में बदल जाता है, स्माइली जो है वो स्माइलिंग फेस हो जाता है, और या वहां पे एक बटन होता है वो ग्रीन कलर का हो जाता है। तो बेसिकली बायोफीडबैक से क्या करते हैं
कि रिदम मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, हमारी हार्ट रेट की रिदम, हमारी मसल टेंशन की रिदम, हमारी बॉडी टेम्परेचर की रिदम, हर चीज जो है वह एक रिदम में होनी चाहिए। एक थ्योरी के ऊपर काम करता है कि जो थ्योरी कहती है कि एराउजल परफॉर्मेंस रिलेशनशिप होती है, ठीक है। तो उसका कहना क्या है कि एराउजल लेवल जब मॉडरेट लेवल का होता है तो परफॉर्मेंस बेस्ट आती है, जब एराउजल कम होता है तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आती है, जब एराउजल ज्यादा होता है तो भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आती, ठीक है। तो एराउजल जो है वो मॉडरेट लेवल का होना चाहिए। तो जब हम ये रिदम, जब बायोफीडबैक मशीन के अंदर रिदम आती है तो उसका यही मतलब होता है कि एथलीट का एराउजल जो है, उस पैरामीटर का एराउजल जो है वो मॉडरेट लेवल पे जा रहा है, जो कि परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट है। और इसमें एथलीट क्या सीखता क्या है कि क्या करने से जो है वह उसका जो रिदम आ रहा है, क्या एक्टिविटी वह कर रहा है जिसकी वजह से रिदम आ रहा है, और क्या एक्टिविटी हो रही है जिसकी वजह से रिदम छूट जा रहा है, ठीक है। तो एथलीट यह बिफोर हैंड कंपटीशन में जाने के पहले उसको यह लर्निंग होती है कि वह क्या करेगा जिसकी वजह से वह रिदम के अंदर रहेगा, और क्या नहीं करेगा जिसकी वजह से रिदम छूटेगी, या सामने क्या होने वाला है, मैच के अंदर क्या होने वाला है जिसकी वजह से रिदम छूटने की गुंजाइश है, तो वह चीज करना शुरू कर देगा जिसकी वजह से रिदम मेंटेन रहेगी, ठीक है। तो ये जो है, फिर अगर ये रिदम मेंटेन रहे तो क्या होता है, हम जो कल बात कर रहे थे ना मेंटल टफनेस, तो ये मेंटल टफनेस का दूसरा तरीका है मेंटल टफनेस जनरेट करने का, कि एथलीट के ऊपर, क्योंकि मैच के अंदर तो सब कुछ होना है, मैच टेंस होगा, मैच अच्छा होगा, मैच बुरा होगा, मैच के अंदर सब कुछ होगा, ठीक है। लेकिन मैच का एथलीट के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, उस चीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं, है ना, कि मैच चाहे जिस भी सिचुएशन में हो, एथलीट जो है वो हमेशा फोकस्ड रहे। तो वह मेंटल टफनेस जो है वह इस बायो फीडबैक मशीन से पॉसिबल होता है, ठीक है। इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे सेंसर्स होते हैं, जो सेंसर्स की बात कर रहे थे, हम ब्रेन वेव्स के ऊपर भी काम कर सकते हैं। ब्रेन वेव जो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, ईईजी, ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, इंसेफेलो का मतलब होता है रिलेटेड टू ब्रेन, तो ये ब्रेन वेव्स के ऊपर भी, इसके ऊपर काम कर सकते हैं। ब्रेन वेव्स जैसे हम नॉर्मली मेजर करते हैं तो पता चलता है ब्रेन वेव्स बहुत उल्टी सीधी चल रही है, ठीक है, लेकिन ब्रेन वेव की एक्चुअली अल्फा बीटा गामा ऐसे करके डिफरेंट ब्रेन वेव्स होती हैं। तो उसमें से बीटा ब्रेन वेव जो होती है वह ब्रेन वेव होती है जब हम सबसे ज्यादा अलर्ट होते हैं और जब हम सबसे ज्यादा फोकस्ड होते हैं। तो हम एथलीट को ट्रेन कर सकते हैं वो कैसे बीटा ब्रेन वेव मेंटेन करेगा, उससे परफॉर्मेंस के ऊपर असर पड़ेगा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, हार्ट रेट, इलेक्ट्रोमायोग्राफी क्या है, मायो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हार्ट रेट की हम बात कर रहे हैं, हार्ट रेट से रिलेटेड। इलेक्ट्रोमायोग्राफी, मायो का मतलब रिलेटेड टू मसल्स, तो मसल ग्रुप, डिफरेंट गेम्स के लिए जो हमारी मसल ग्रुप है, ये क्या है ना कि इससे करने से अगर हम ऐसी ट्रेनिंग करते हैं तो क्या होता है, ऐसी ट्यूनिंग होती है कि एथलीट प्राइम हो जाता है, बॉडी प्राइम हो जाती है ना। जब आप वार्म अप करते हो तो वार्म अप से फिजिकल वार्म अप तो हो ही जाता है, लेकिन हम जो रिदम लाना चाहते हैं वो, इससे क्या होता है कि एक रिदम रेगुलर मेंटेन कर सकते हैं, एथलीट कैन बी इन अ रेगुलर रिदम, ठीक है, तो वो चीज होती है। इलेक्ट्रोडर्मोग्राफ, जो हम डर्मोग्राफ का मतलब जैसे हम बॉडी के ऊपर जो स्वेटिंग होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये सारी जो है वो इसके अंदर आते हैं। इसके बाद अगला आ जाता है हमारा ऑटोजेनिक ट्रेनिंग, ठीक है। ऑटोजेनिक ट्रेनिंग दूसरी रिलैक्सेशन टेक्निक है। जब हम कह रहे थे कि हम एक रिलैक्सेशन, हम कॉग्निटिव साइकोलॉजिकल रिलैक्सेशन की बात कर रहे थे, ठीक है, जहां हम साइकोलॉजिकल टेक्निक्स के माध्यम से रिलैक्सेशन इंड्यूस करने की कोशिश करते हैं, साइकोलॉजिकल टेक्निक्स के माध्यम से रिलैक्सेशन इंड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो ऑटोजेनिक, ऑटो का मतलब क्या होता है, खुद से, ऑटो का मतलब खुद से, और जेनिक का मतलब पैदा हुआ, ठीक है। तो खुद से पैदा होने वाला रिलैक्सेशन, ऑटोजेनिक खुद से पैदा होने वाला रिलैक्सेशन, तो इसको हम कहते हैं ऑटोजेनिक ट्रेनिंग। खुद से क्यों, क्योंकि जैसे हम फिजिकल एक्टिविटी की बात कर रहे थे, फिजिकल रिलैक्सेशन जेपीएमआर की बात करें तो वहां एथलीट कुछ एक्सरसाइज कर रहा था, करके उसको रिलैक्सेशन लाना था, लेकिन यहां पर क्या है कि ये रिलैक्सेशन पूरी तरह से इमेजरी और विजुअलाइजेशन बेस्ड है, तो इसलिए एथलीट को बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, बस साइकोलॉजिकली उसको इमेजरी और विजुअलाइजेशन करना होता है, जिससे वह जो है सेल्फ रिलैक्स मोड में आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसा आपने जेपीएमआर के अंदर देखा कि वह शुरू होता है हाथों से, शुरू होगा, हाथ पे आएगा, फिर मतलब
फिंगर्स में आएगा, पाम में आएगा, आर्म में आएगा, शोल्डर्स, नेक, हेड, चेस्ट, स्टमक, थाइस, लेग्स, इनमें आएगा। वैसे ही ये भी काम करता है, ऑटोजेनिक ट्रेनिंग भी ऐसे ही काम करती है। बस इसमें अंतर क्या है कि इसके 3 मेन फीचर्स होते हैं। पहला होता है वार्मथ, वार्मथ, फीलिंग ऑफ वार्मथ। वार्मथ का मतलब हल्की गर्माहट की फीलिंग, ठीक है, हल्की गर्माहट की फीलिंग। तो यहाँ पर एथलीट को इन सारे बॉडी पार्ट्स में, जैसे हम जेपीएमआर के अंदर बात कर रहे थे, वैसे ही इसके अंदर भी सारे बॉडी पार्ट्स में हल्की गर्माहट की फीलिंग करने को कहा जाता है, ठीक है। अब आप कल जब आप उसके प्रैक्टिकल वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा। गर्माहट की बात कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि गर्माहट जो है, गर्माहट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी द एथलीट इज गेटिंग फिल्ड विद अ काइंड ऑफ एनर्जी। तो वो गर्माहट जो है वह धीरे धीरे, एनर्जी जो है वो धीरे धीरे हाथों से, पाम से, आर्म्स में, शोल्डर्स में, नेक में, हेड में, एक एनर्जी धीरे धीरे जो है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगी, ठीक है। तो वार्मथ इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। इस चीज का उसको सजेशन दिया जाता है कि आपके हाथों में हल्की सी, आप धीरे धीरे अपने हाथों में हल्की सी गर्माहट आती हुई महसूस कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे गर्म खून जो है वह धीरे धीरे आपके हाथ में चारों तरफ फैल रहा है, और इस खून के साथ साथ जो है, गर्म खून के साथ साथ आपके हाथों का हर हिस्सा जो है वह धीरे धीरे गर्माहट से भरता जा रहा है, ठीक है। यह गर्माहट जो है वह एक तरह की एनर्जी है, यह गर्माहट एक तरह की एनर्जी है, और आप जो है अपने हाथ के हर एक हिस्से को धीरे धीरे इस एनर्जी से भरता हुआ महसूस कर सकते हैं, ठीक है। धीरे धीरे यह गर्माहट जो है, इसके बाद हाथ के बाद सर, आपके सर की तरफ जा रही है। आप अपने सर के अंदर जो है वो धीरे धीरे गर्म ब्लड फैलता हुआ महसूस कर रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आपके दिमाग की सर्विसिंग चल रही है। गर्माहट जो है धीरे धीरे दिमाग में फैलती जा रही है, और उस गर्माहट की वजह से आपके दिमाग में जो थकान, जो निगेटिव थॉट्स, जो नर्वसनेस थी, वो ऐसा लग रहा है कि गर्माहट से धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, और आपके दिमाग में फ्रेश थॉट्स आ रहे हैं। आपका दिमाग एक नई तरह की एनर्जी से भरता जा रहा है। तो हम इस गर्माहट को धीरे धीरे ऐसे सजेस्ट करते जाते हैं एथलीट को, है ना, कि एक गर्माहट हो गया। अब गर्माहट के बाद दूसरा स्टेप होता है हैवीनेस, हैवीनेस, फीलिंग ऑफ हैवीनेस, भारीपन, ठीक है। भारीपन जो है, भारीपन का मतलब है, भारीपन का हम कहते हैं कि, भारीपन का मतलब हुआ कि स्टेबलाइजेशन, स्टेबलाइजेशन, कंट्रोल, ठीक है। तो पहले स्टेप में हमने एथलीट को पूरी बॉडी में कहा कि आप एनर्जी महसूस कर रहे हैं। दूसरे पार्ट में जब हम कहते हैं कि अब आप धीरे धीरे अपने हाथों में हल्का सा भारीपन आता हुआ महसूस कर सकते हैं, ठीक है। यह भारीपन जो है, यह भारीपन जो है वह एक तरह का स्टेबलाइजेशन है, एक तरह का कंट्रोल है। आप एनर्जी से भरे हुए हैं, लेकिन यह ऐसी एनर्जी नहीं है जो कि आपसे कुछ भी करवाएगी, बल्कि यह एनर्जी जो है वह आपके कंट्रोल के अंदर है, स्टेबल है और आपके कंट्रोल के अंदर है, और आप इसका इस्तेमाल अपने जो गोल्स हैं, अपने जो आपके जो गोल्स हैं, आपकी जो प्रायोरिटीज हैं, उसके हिसाब से आप अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह स्टेबलाइजेशन की फीलिंग है, हैवीनेस की फीलिंग जो है वो पूरी बॉडी में धीरे धीरे, हेड के अंदर, कि आप यह भारीपन जो है धीरे धीरे अपने थॉट्स के अंदर भी महसूस कर सकते हैं। आपके दिमाग में जो थॉट्स आ रहे हैं वो अब ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में कोई भी थॉट आ रहा है, बल्कि आप जो सोचना चाहते हैं आपके दिमाग में केवल वही थॉट्स आ रहे हैं। आप अपने गोल्स को, अपने प्रायोरिटीज को बहुत क्लियरली अपने थॉट्स में ला सकते हैं, और आप बहुत अच्छे से ये समझ सकते हैं कि अपने गोल तक पहुंचने के लिए क्या रास्ता होगा और क्या आपको करना होगा। तो यह जो है हैवीनेस स्टेबलाइजेशन के फॉर्म में आ जाती है, ठीक है, जहां पर कि हम एथलीट की जो एनर्जी है उसको, मैं बेसिकली ट्राई क्या कर रहा हूं कि एथलीट को रीफोकस, एथलीट को इस टेक्निक के माध्यम से रीफोकस कर दूं, एथलीट को ट्रेनिंग एरेना में पहुंचा दूं, है ना, कंपटीशन एरेना में पहुंचा दूं, और वहां पर हर चीज फील करके कंप्लीटली फोकस्ड हो जाए, सब कुछ, बाकी हर जो डिस्ट्रैक्शंस है वो सारा ब्लैकआउट हो जाए, और एथलीट का पूरा जो फोकस है वो परफॉर्मेंस के ऊपर है, ठीक है। और तीसरे स्टेप में क्या होता है इसमें कि हम कूलनेस ऑफ हेड, रिफ्रेशिंग की बात करते हैं कि आप जो है अपने सर के ऊपर एक बर्फ का टुकड़ा रखा हुआ महसूस कर सकते हो, वो धीरे धीरे पिघल रहा है, और उसकी जो फ्रेशनेस है वो धीरे धीरे पूरी बॉडी के अंदर जा रही है। मतलब कि एथलीट एक्सरसाइज करके उठा तो उसके अंदर ये फीलिंग होनी चाहिए कि वह एनर्जी से भरा हुआ है,
एनर्जी उसके कंट्रोल के अंदर है और वो पूरी तरह फ्रेश है अपना काम करने के लिए। यहाँ रिलैक्सेशन करके एथलीट को सुलाना नहीं है ना। इनिशियली होगा कि एथलीट को थोड़ा रिलैक्स महसूस होगा, एथलीट को सुलाना नहीं है। धीरे धीरे हम इस एम की तरफ जाएंगे कि एथलीट जब एक्सरसाइज करके उठे तो पूरी तरह से एनर्जेटिक हो, कंट्रोल के अंदर हो, स्टेबल हो और फ्रेश हो अपना काम करने के लिए। तो यह ऑटोजेनिक ट्रेनिंग जो है यह इस पर्पज से हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यही सारी बातें बताई गई हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा इमेजरी। ठीक है, इमेजरी टेक्निक आ जाती है। इमेजरी जो वर्ड है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इस टर्म्स में कि हम दो वर्ड यूज करते हैं, एक वर्ड है इमेजरी और दूसरा वर्ड है इमेजिनरी। ठीक है, इमेजरी, इमेजिनरी का क्या मतलब होता है? इमेजिनरी का मतलब हम जब अपनी थॉट्स प्रोसेस को, जब हम अपनी थॉट प्रोसेस को बिना किसी गोल के यूज करते हैं, when thought process is used without any goal, तो that is called imaginary, काल्पनिक, imaginary। ठीक है जब हम अपनी थॉट प्रोसेस को बिना किसी गोल के यूज करते हैं तो वो कहलाता है इमेजिनरी। लेकिन जब हम अपनी थॉट प्रोसेस को किसी गोल के साथ यूज करते हैं, जब हमारी जो थिंकिंग है वो गोल डायरेक्टेड होती है, तो वो कहलाती है इमेजरी। ठीक है, इमेजरी। तो साइकोलॉजी में जब आप ये वर्ड सुनेंगे इमेजरी और इमेजिनरी, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि इमेजरी जो है वह एक टेक्निक है जिसका इस्तेमाल जो है जिसमें हम अपनी थिंकिंग को गोल डायरेक्टेड तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब जब आप इमेजरी पढ़ेंगे तो इमेजरी एक्चुअली बहुत सारे टाइप्स की होती है। इमेजरी बहुत सारे टाइप्स की होती है। उसके बेसिक जो दो टाइप होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एक कॉग्निटिव इमेजरी होती है और एक मोटिवेशनल इमेजरी होती है। ठीक है, एक होती है कॉग्निटिव इमेजरी और दूसरी होती है मोटिवेशनल इमेजरी। कॉग्निटिव इमेजरी का मतलब हुआ, मैंने आपको कॉग्निटिव बताया था, रिलेटेड टू माइंड, रिलेटेड टू थॉट प्रोसेस। ठीक है, तो कॉग्निटिव इमेजरी रिलेटेड टू थॉट प्रोसेस इमेजरी जो है, और दूसरी मोटिवेशनल इमेजरी जो कि सेल्फ क्लियर है कि जो मोटिवेशन से रिलेटेड होती है। अब ये कॉग्निटिव इमेजरी के अंदर भी दो टाइप होते हैं। एक होती है कॉग्निटिव स्पेसिफिक। कॉग्निटिव स्पेसिफिक, कॉग्निटिव स्पेसिफिक क्या होती है कि जब हम अपने गेम रिलेटेड किसी स्पेसिफिक स्किल की इमेजरी में प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप टेबल टेनिस की बात कर रहे हैं, तो टेबल टेनिस के अंदर आप जो रैकेट है उसका मूवमेंट कैसे करते हैं, जैसे हैंड मूवमेंट जो मैं कर रहा हूं शायद, है ना, तो आप अपने रैकेट, अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूं कि एक इमेजरी प्रैक्टिस कर रहा हूँ रैकेट मूवमेंट की। वैसे ही आपके अपने अपने गेम्स में हर जगह आप बॉक्सिंग शैडो, जो शैडो प्रैक्टिस करते हो दैट इज इमेजरी, है ना, शैडो प्रैक्टिस जो करते हो वो इमेजरी। ठीक है, तो जब आप गेम रिलेटेड स्किल्स की, गेम रिलेटेड स्पेसिफिक स्किल्स की इमेजरी में प्रैक्टिस करते हो तो वो कहलाती है कॉग्निटिव स्पेसिफिक इमेजरी। ठीक है, दूसरा पार्ट कॉग्निटिव जनरल इमेजरी। कॉग्निटिव जनरल इमेजरी के अंदर हम क्या करते हैं कि हम जो गेम प्लान है, गेम प्लान कि हम अपना गेम कैसे खेलेंगे, गेम करने की स्ट्रैटेजी क्या होगी। ठीक है, तो जब हम स्ट्रैटेजी और गेम प्लान की इमेजरी में प्रैक्टिस करते हैं तो वो कहलाती है कॉग्निटिव जनरल इमेजरी। कॉग्निटिव जनरल इमेजरी। ठीक है, कॉग्निटिव स्पेसिफिक इमेजरी के अंदर हम अपने स्किल्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो हम स्किल्स कर रहे हैं उन स्किल्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने गेम स्पेसिफिक स्किल्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कॉग्निटिव जनरल इमेजरी के अंदर हम गेम प्लान, स्ट्रेटजी, इनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आती है मोटिवेशनल इमेजरी। ठीक है, मोटिवेशनल इमेजरी, ठीक है, इसके अंदर दो पार्ट है, मोटिवेशनल जनरल अराउजल। मोटिवेशनल जनरल अराउजल, मोटिवेशनल, जैसे मोटिवेशनल जनरल अराउजल के अंदर क्या होता है कि एथलीट इस चीज की ट्रेनिंग करता है कि सारे गेम में, पूरा गेम जो होगा, जैसे आपका एक गेम जो होगा, तो उस गेम के अंदर अपना अराउजल लेवल जो है वो परफेक्टली हैंडल करेगा। इस चीज की प्रैक्टिस करता है ना, इस चीज की प्रैक्टिस करता है कि इमेजरी के अंदर इस चीज की प्रैक्टिस करता है कि पूरे गेम के अंदर अपना अराउजल लेवल जो है वह एक तरीके से मेंटेन करेगा, तो उसको कहते हैं मोटिवेशनल जनरल अराउजल। दूसरा होता है मोटिवेशनल जनरल मास्टरी। मोटिवेशनल जनरल मास्टरी, जिसमें एथलीट जो है इस चीज की इमेजरी में प्रैक्टिस करता है कि वह पूरे गेम में मास्टरी है, मतलब कि पूरे गेम के अंदर जो है वह पूरे गेम के अंदर वह जो है वह अपने अपोनेंट के ऊपर हावी रहेगा, पूरा गेम के अंदर अपने अपोनेंट के ऊपर हावी रहेगा। मोटिवेशनल जनरल मास्टरी, तो इस चीज की
अपने इमेजरी में प्रैक्टिस करता है कि पूरे गेम के अंदर जो है वो अपने अपोनेंट के ऊपर हावी रहे, ठीक है। और उसके बाद होता है तीसरा, मोटिवेशन के अंदर ही जो दूसरा पार्ट है वो होता है मोटिवेशन स्पेसिफिक, जहां एथलीट इस चीज की प्रैक्टिस करता है, इस चीज की प्रैक्टिस करके अपने आप को मोटिवेट करता है कि जैसे वह मैच जीत गया और उसको मेडल मिल रहा है, या वह मैच जीत गया और उसका इंटरव्यू चल रहा है, वह मैच जीत गया और उसको कोई कांग्रेचुलेट कर रहा है, तो यह मोटिवेशन स्पेसिफिक। तो इमेजरी के अंदर ये सारी चीजें हैं। इमेजरी के अंदर ये दो पार्ट है, कॉग्निटिव और मोटिवेशनल। कॉग्निटिव के अंदर कॉग्निटिव स्पेसिफिक, कॉग्निटिव जनरल। मोटिवेशन के अंदर मोटिवेशनल जनरल अराउजल, मोटिवेशन जनरल मास्टरी और मोटिवेशन स्पेसिफिक। तो आप जब एक एथलीट के साथ ट्रेनिंग करेंगे तो ये सारी इमेजरी जो है वो होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। तो अब जो है हम इन सारी जो टेक्निक्स हैं, इन सारी टेक्निक्स को जो है हम हमारी जो प्रैक्टिकल क्लास होगी उसके अंदर हम करके देखेंगे, जो कि कैसे ये टेक्निक्स जो है 1 बाय 1 की जाती हैं और कैसे हम उसको अपने एथलीट्स को करा सकते हैं। सो इसके साथ मैं ये सेशन यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को कोई क्वेरी है तो आप लोग अपने माइक्स ऑन करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी इनकी जो डिटेल्स हैं वो डिटेल्स हम फिर प्रैक्टिकल सेशन में जो है इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, कैसे और मतलब इन टेक्निक्स को एक्चुअली कैसे किया जाता है, ठीक है। जितनी पॉसिबल होंगी उन टेक्निक्स को हम एक्चुअली कैसे करते हैं, ऑन ग्राउंड आपको कैसे अपने एथलीट्स को कराना है, उस चीज की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बताइए कोई क्वेरी? नो सर। किसी और को कोई क्वेरी है, कोई क्लैरिफिकेशन है? प्रैक्टिकल के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा कि ये कैसे एक्चुअली की जा रहा है। सर एराउजल लेवल को थोड़ा सा डिफाइन कीजिए। एराउजल जो होता है, एराउजल जब हम एराउजल कहते हैं तो एराउजल का मतलब है, एराउजल इज द लेवल ऑफ मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी, ठीक है। एराउजल इज द लेवल ऑफ मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी, ठीक है। अब क्या हुआ कि एराउजल जो है हर मतलब एराउजल जो है वह एक स्केल के ऊपर होता है कि आपका एराउजल 0 से 100 के बीच में कहीं भी हो सकता है, ठीक है। 0 का मतलब हुआ कि जो एथलीट है या जो भी है उसका मेंटल और फिजिकल एनर्जी का लेवल 0 है। इसका क्या मतलब हुआ कि या तो वह कोमा में है, नहीं तो उसकी डेथ हो गई। नॉर्मली किसी का एराउजल लेवल 0 नहीं होता है, ठीक है। नॉर्मली एराउजल लेवल 0 नहीं होता है, मेंटल और फिजिकल एनर्जी का लेवल 0 नहीं होता है। होगा क्या कि जब हम डीप स्लीप में होते हैं, गहरी नींद में होते हैं, तो उस समय हमारा एराउजल बहुत कम होता है, मतलब हो सकता है 15-20 पॉइंट उस स्केल के ऊपर हो, ठीक है। जो जो हम जगते हैं तो क्या होता है, हमारा एराउजल 30 पॉइंट का हो जाएगा। हम जग के तैयार होके अलर्ट होते हैं, हमारा एराउजल 40 पॉइंट का हो जाता है, ठीक है। हम जब काम करना शुरू करते हैं हमारा एराउजल बढ़ के 50 पॉइंट का हो जाता है। उसके बाद अगर हम नर्वस होते हैं, एंग्जियस होते हैं, तो हो सकता है हमारा एराउजल 60 पॉइंट का हो जाता है। और उसके बाद जब हम एग्रेसिव होते हैं तो हमारा एराउजल 70 या 80 पॉइंट्स का हो जाता है, ठीक। अब क्या उसमें एक बहुत अच्छी बात क्या है कि जब हम कहते हैं ना कि वहां पर जब एराउजल 70-80, आप सबने एथलीट्स रहे हैं आप सारे, तो आपने एक महसूस किया होगा कि एक समय ऐसा आता है ना एग्रेशन के अंदर, कि एग्रेशन के अंदर आपका दिमाग गायब हो जाता है, लगता है कि एकदम सब कुछ रेस कर रहा है, मेरे कुछ कंट्रोल के अंदर नहीं। वहां क्या होता है कि यह एराउजल जब 70-80 पॉइंट का होता है तो कंट्रोल के बाहर हो जाता है। मेंटल और फिजिकल एनर्जी जब 70-80 पॉइंट की होती है तो कंट्रोल के बाहर हो जाती है। इससे स्टेज ऑफ फ्रेंजी, पागलपन की जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है ना, पागलपन हो जाता है। तो इसीलिए उस समय आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका जो दिमाग है वो कंट्रोल के बाहर हो गया, ठीक है। तो यह एराउजल लेवल वहां तक चला जाता है, एग्रेशन के अंदर वहां चला जाएगा और क्या होगा, कंट्रोल के बाहर होगा। तो हमको एथलीट को इसी चीज के लिए ट्रेन करना है कि एराउजल लेवल जो है वह उतना ज्यादा नहीं है, कंट्रोल के अंदर है, जिससे कि वह उसकी बॉडी और माइंड साथ साथ फील्ड के ऊपर है, ठीक है। समझ में आई बात? यस ओके यस सर। ओके ओके, गुड गुड गुड। और बताइए, और कोई क्वेरी? चलिए ठीक है, फिर आप लोगों की और क्लासेस होंगी, है ना। मैं सेशन फिनिश करता हूं और फिर प्रैक्टिकल के अंदर जो है आपको इन टेक्निक्स का डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो दिखेगा कि कैसे ये टेक्निक्स होती हैं, और वो लिंक्स भी शेयर कर दूंगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर पेशेंट लिसनिंग।
Thank you, sir. Practical classes. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, All sir. the very best. Thank Thank you, sir. Thank you, All the sir. very you, best. sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. धन्यवाद सर.